नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीसी तरंग पे आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। तो इससे पहले आपको मैं बता देती हूँ कि हमने क्या क्या कंप्लीट किया है एक बार ब्रीफ में। तो देखो, हमने ये स्टैटिक्स वाला अभी नहीं किया है। इसमें हमें डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में पढ़ना है और इसके बाद में केंद्रीय प्रवृत्ति के सेंट्रल टेंडेंसी के जो माप है, जिसमें अपना मीन मोड और मीडियन जो है माध्य माध्यिका बहुलक, ये पढ़ना है। ठीक, तो 2 चैप्टर यहाँ से हमें करने हैं अभी। सांख्यिकी के अंतर्गत ये आता है अपना स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत। फिर सेकेंडरी लेवल का जो आपका पूरा सिलेबस है ये हमने कर लिया है। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। ये पूरा आपका नंबर सिस्टम है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। इसके बाद में ये भी नंबर सिस्टम में ही है, घातांक वाला चैप्टर अपना। ठीक है, तो इसको अपन ने पूरा नंबर सिस्टम को अच्छे से कर लिया है। इसके बाद में हमने ये जीरोज ऑफ पोलिनोमियल बहुपद के शून्यक निकालना, इनके बीच में जो संबंध है अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला और अल्फा बीटा वाले जो फॉर्मूले हैं वो सभी, उनके बीच के कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये कर लिया है। डिवीजन एल्गोरिथम जो भाग विधि थी वो अपन ने देख लिया। और फिर नेक्स्ट चैप्टर था अपने लीनियर इक्वेशन वाला, जिसमें हमें इक्वेशन को सॉल्व करना रहता था और जो भी A1 A2 के जो अनुपात है उनको चेक करना रहता था। तो ये है, और इसके अलावा सॉल्व करनी है। जैसे x + y = आपके पास 12 दे दिया, यहाँ पे दे दिया 2x - y = 24, तो आपको बतानी है वैल्यू x की और y की। तो ऐसे भी समीकरण आपके सामने आ सकते हैं, तो वो भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अगर इस तरह के क्वेश्चन नहीं होते तो फिर एक क्लास और हम बाद में इस पर देख लेंगे। अभी अपना जो है नेक्स्ट चैप्टर अपन ये स्टार्ट कर रहे हैं आज, मेंसुरेशन का। क्षेत्रमिति इसको अपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षेत्रमिति। इसमें हम क्षेत्रफल और आयतन वगैरह निकालना सीखते हैं। तो इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है इसके बारे में देखते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है अपने 2D और 3D, दो अपने यहाँ पे आकृति होती है। उसमें हमें क्या देखना पड़ता है, उनका अपन क्षेत्रफल निकालते हैं। हमारे अब सिलेबस में ओनली 3D है, तो 2D वाले कॉन्सेप्ट पे अपन ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, थोड़ा बहुत देख लेंगे। ब्रीफ में आपको थोड़ा बहुत मैं आज ही बता दूंगी और आगे हम चलेंगे अपने 3D की क्लास के अकॉर्डिंग ही। तो 3D में कौन कौन सी शेप आती हैं वो हमें पढ़नी है। तो 1 नंबर पे तो क्यूबॉइड जो है घनाभ पढ़ना है। सेकेंड अपने को क्यूब घन पढ़ना है। तीसरे नंबर पे सिलेंडर मतलब बेलन पढ़ना है। चौथे नंबर पर हम देखेंगे इसके बारे में कोन मतलब शंकु, और फिर हमें देखना है स्फेयर गोले के बारे में। अब इन दोनों का ही मतलब ये पांचों शेप का हमें सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ना है, साथ साथ ही वॉल्यूम भी पढ़ना है। ठीक है, तो एक शेप को हम एक शेप को पहले कंप्लीट करेंगे। जैसे अभी अभी हम घनाभ पढ़ रहे हैं, तो घनाभ से जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं तो वो सब करेंगे। नेक्स्ट अपन क्यूब कर लेंगे, ऐसे हम चलेंगे। तो सारा आपको टॉपिक वाइज आराम से मिल जाएगा। फिर हम मिक्स करके क्वेश्चन भी कर लेंगे, ताकि आपको सभी तरह के क्वेश्चन करने में कोई भी प्रकार की समस्या ना हो। फिर लास्ट में ये एक टॉपिक है सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो है वो एक शेप से अपन दूसरी शेप में चेंज करते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन PYQ में आपको ऐसे मिलेंगे, लेकिन अब आगे ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना कम है, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी होते हैं। और अभी RPSC ने अपना ट्रेंड बदला है, तो वो थोड़े से क्या है आपकी सोच के अनुसार कि कैसे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दिए जाए और बच्चे इसको करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप PYQ में आराम से देख लेना, वहाँ से हो जाएंगे आपके क्लियर। और बाकी हम यहाँ भी करेंगे, पर अपना मेन फोकस रहेगा कि अब कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहले अपन थ्योरी वगैरह करेंगे और NCERT में जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे उनको हम यहाँ पे करेंगे। चाहे करने में अपने को टाइम ज़्यादा लग जाए, पर आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपके जो है मार्क्स जो है मैथ में आपको आने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। मैथ को आप स्किप करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप फाइनल लिस्ट में नहीं पहुंच पाएंगे। आपका 2 गुना 3 गुना लिस्ट में भी हो भी जाता है। तो अगर आप मैथ स्किप करते हैं और कोई बच्चा है आर्ट्स से ही जो उस सब्जेक्ट को करके जाता है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, तो फाइनल लिस्ट में फिर उनका ही सिलेक्शन होगा, आपका नहीं होगा। क्योंकि सब्जेक्ट सबका लगभग अच्छा ही रहता है। फर्स्ट पेपर जो है उसी के आधार पर जो है आप फाइनल लिस्ट तक पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे, ये थोड़ा सा निर्भर करता है। तो चलो, अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ यहाँ पर, और हम स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन का जो अपना पार्ट है। तो थोड़ा सा हम ब्रीफ में 2D के बारे में देखेंगे, जो कि मतलब बेसिक आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, जो अपने डेली लाइफ में भी काम में आ जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्षेत्रमिति जो है, मेंसुरेशन जो अपन को पढ़ना है वो 2 भाग में डिवाइड होता है। उसमें हम पहली बात तो क्या सीखते हैं भाई, क्षेत्रमिति में सीखना क्या है हमें, एक तो सरफेस एरिया जो है ये हम फाइंड करेंगे। दूसरा हम यहाँ पे वॉल्यूम जो है आयतन की बात करेंगे। ठीक है, तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा भाई क्षेत्रमिति में कौन कौन से शेप आते हैं, आकृति है, वो तो हमें पता हो, तब जाके तो अपन आगे बात करें किसकी, पृष्ठीय क्षेत्रफल की और आयतन की। तो ये क्या होता है ये अभी आपको नहीं पता, तो कोई बात नहीं, आगे चल के मैं आपको ये बता दूंगी। उससे पहले मस्ट है कि हमें शेप्स के बारे में थोड़ी सी क्या होनी चाहिए, अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। शेप के बारे में अच्छे से पता है तो आगे के क्वेश्चन आपसे
यूं ही हो जाएंगे, टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो पहले हम बेसिक इसका क्या है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2D में द्विविमीय जो आकृति है उसमें और एक त्रिविमीय जो है ये शेप में डिवाइड रहती है क्षेत्रमिति अपनी। तो द्विविमीय में तो क्या है, जैसे एक्स और वाई जो अपने एक्सिस है, एक्स और वाई एक्सिस वही आपको दिखाई देता है। और यहाँ पे त्रिविमीय में क्या हो जाता है, त्रिविमीय में आपके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक ये जेड एक्सिस भी आ जाता है। तो वो 3D शेप आपको दिखती है। तो देखो जैसे जिस कमरे में आप बैठे हो तो उस कमरे में आप ध्यान से देखो कि एक कोई सा भी कॉर्नर पॉइंट पकड़ लो, कोई सा भी कॉर्नर पॉइंट आपने पकड़ा तो वहाँ से एक तो आप एक बार ऊपर देखो, ऊपर की साइड देखोगे एक बार। ठीक है, तो एक एक्सिस ये मान लो, एक्स वाई कोई सी भी मान लो ये। तो एक बार आपने ऊपर की साइड देखा उस कोने से तो एक लंबाई वो हो गई। दूसरा आप सामने की तरफ देखो, जो फर्श है आपके उस तरफ देखो तो एक लंबाई वो हो रही है तो उसको एक्स एक्सिस मान लो। और एक आप जो है आप जहाँ बैठे हो उधर की तरफ देखो तो वहाँ तक भी कोई आपकी लंबाई आ रही है तो वो ये हो गई। तो ये 3D शेप में इस तरह से 3 एक्सेस होती है और तीनों की तीनों ही 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, और ये यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस जो है 2D में ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब थोड़ा सा ये ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया क्योंकि थोड़ा सा इतना समझ लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा समझा दूंगी तो फिर आपको ये लगेगा कि ये हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो पढ़ने वाले बच्चे बहुत ही कम हैं। ठीक है, तो इतने से भी आपका काम चल जाएगा, इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन पे हम और ज़्यादा फोकस कर लेंगे, वहाँ पे टाइम ले लेंगे। तो देखो अब 2D में हमारे पास में जो जो शेप हैं वो मैं एक बार यहाँ पे लिख लेती हूँ। तो देखो 2D में अपने एक तो आता है क्या, त्रिभुज, त्रिभुज आ जाता है। दूसरा हम पढ़ेंगे किसको, चतुर्भुज को, चतुर्भुज को पढ़ते हैं वहाँ पे अपन। तीसरा हम वहाँ पे देखते हैं किसको, बहुभुज, पॉलीगन को। और चौथी आकृति होती है अपने पास वृत्त, सर्कल। ठीक है, तो ये 4 आकृतियाँ अपन इसमें देखते हैं। अब ये जो चतुर्भुज है ये वापस से डिवाइड होता है, किस में डिवाइड होता है ये, एक तो समांतर चतुर्भुज में, कौन सा में, समांतर चतुर्भुज में और समलंब चतुर्भुज में। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज है वह वापस से क्या है और डिवाइड है 3 पार्ट में। समांतर चतुर्भुज अपने हो जाता है एक तो आयत में डिवाइड, एक वर्ग जो है, और लास्ट में अपना समचतुर्भुज। तो इस तरह से कुछ अपनी 2D जो है ये चलती है। और 3D में हमें पढ़ना रहता है क्या, घनाभ पढ़ेंगे हम, उसमें घन पढ़ते हैं, उसमें बेलन पढ़ते हैं। बेलन आ गया अपना, शंकु आ गया और आ गया अपना गोला। ठीक है, तो ये इस तरह से अपना थोड़ा सा क्या रहता है, डिवाइडेशन रहता है। तो चलो अभी इसको अपन थोड़ा सा नीचे ट्रांसफ़र कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको अच्छे से दिख जाएगा। चलो ये हो गया अपने पास। ओके, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको जो है ब्रीफ में बता दिया कि इस तरह से ये शेप अपने पास रहती है। ठीक है, चतुर्भुज में है सबसे ज़्यादा तो कि चतुर्भुज को अपन ने 2 टाइप में, समांतर चतुर्भुज में और समलंब चतुर्भुज में डिवाइड करते हैं। फिर उसमें और ज़्यादा जो है समांतर चतुर्भुज ही जो है, फिर आयत और वर्ग और सम होता है। अब आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है और समचतुर्भुज क्या होता है ये भी अपन देख लेंगे। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं भाई त्रिभुज। तो त्रिभुज तो आपको पता है कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति कोई है तो उसको अपन क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज आपने इस तरह से भी देखा होगा, इस तरह से भी देखा होगा, एक आपने इस तरह से देखा होगा। तो बहुत सारे तरह के त्रिभुज होते हैं। अब आपको ज़्यादा डीप में इसके नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है, क्योंकि त्रिभुज जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो सिलेबस में नहीं है तो अपन ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि आपसे इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि त्रिभुज क्या होता है। तो भाई 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को, क्लोज्ड फिगर को अपन त्रिभुज कहते हैं। इसमें 3 शीर्ष कोने होते हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। कोई सा भी त्रिभुज लो उसमें 3 ही कोने मिलेंगे, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये भी आपको ए बी सी 3 कोने मिल गए, यहाँ पे भी ये 3 ही कोने मिलेंगे। ठीक है, 3 कोने और 3 ही यहाँ पे शीर्ष होते हैं। और इसको अपन ऐसे इस सिंबल से त्रिभुज से डिनोट कर सकते हैं। अब ये बहुत सारे प्रकार के होते हैं, विषमबाहु होता है, समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु है। तो उसमें ज़्यादा अपन को नहीं जाना। एक सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है, अगर आपके कभी पूछ ले एग्जामिनर, किसी और एग्जाम में पूछ ले, इसमें नहीं तो आपको पता तो ना चाहिए बेसिक इसका फॉर्मूला क्या है। तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये क्या है, त्रिभुज का एरिया निकालने का, क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या है, तो क्षेत्रफल जो भी आपके सामने कोई चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, वो कितना स्थान घेर रही है, कितना स्थान वो घेरती है, उसको अपन एरिया कहते हैं। और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम को ही अपन धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हम कितनी चीज़ भर सकते हैं। जैसे मान लो एक आपके पास में जो भी एक कमरा है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है। तो जो कमरा है उसकी चारों दीवारों पे आपको पेंट करना है,
पेंट करना है तो क्या करोगे आप, क्षेत्रफल फाइंड करोगे, ना कि उसका वॉल्यूम। लेकिन कोई कहते हैं कि कमरे को पूरे आप कलर से भर दो, कमरे को पूरा कलर, जैसे पानी से भरते हैं हम टैंक, वैसे ही किसी ने बोल दिया कि आपसे कि आप पूरे कमरे को पेंट से भर दो, तो पूरा आपको कलर की बाल्टी लाके यहाँ पे भरनी पड़ेगी। ये नहीं कि दीवार पे आपको कलर करना पड़ेगा ब्रश से। तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, ठीक है। तो वॉल्यूम तो हम जब से कोई टैंक में कितना पानी वानी भरा है, वैसे टंकी में कितना पानी भरा है, उस तरह से जब हमारे पास में होगा तो तब निकालते हैं। और क्षेत्रफल ये है कि भाई कितना आपने वो जगह घेरती है चीज़, ठीक है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस आपको मैंने बता दिया। और ये अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। इसके अलावा एक और सूत्र होता है, तो उसमें ज़्यादा आपको जाने की वैसे आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फिर अपन थोड़ा सा चतुर्भुज के बारे में देखते हैं। तो चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को अपन चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं चतुर्भुज भाई, तो जो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति है उसको अपन चतुर्भुज कहते हैं। इसमें क्या होंगे, चार कोण होंगे। यहाँ पे तीन कोण है, देखो त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, और तीनों कोणों का योग क्या होता है, तीनों कोणों का योग सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और चतुर्भुज के चार कोण होते हैं, उनका योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो ये थोड़ा सा है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे लिख लो आप कि 180 डिग्री है, यहाँ पे 360 डिग्री है, चारों एंगल का सम। अब आगे बढ़ें तो आगे देखो, चतुर्भुज का शेप अपन बना लेते हैं कि सब ये चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति है। एक कोना ये ए है, ये बी है, ये है सी और ये है डी। तो ये चार एंगल बना दिए मैंने, और चार ही इसके क्या बना दिए, ये कोने बना दिए, ठीक है। अब इसका अपन को क्षेत्रफल निकालना है, और इसको अपन ऐसे लिखते हैं भाई, सम को एंगल के, तो तीनों चारों कोण लिख दिए इक्वल टू 360। अब इनमें वो क्या करता है एग्जामिनर की, तीन एंगल आपको दे देता है और एक एंगल आपसे पूछ लेता है। तो इन सबको जोड़ के और 360 में से घटा दो, तो वो एंगल आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो ये तो चतुर्भुज की बात हुई। अब चतुर्भुज में भी हमें आगे देखें तो इसका बेसिक जो फॉर्मूला है वो अपन देखें कि इसके एरिया का बेसिक फॉर्मूला क्या है। जैसे हमने यहाँ पे देखा ये 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, वैसे ही इसका होता है 1/2 इंटू क्या होगा, विकर्ण इंटू इसके जो शीर्ष है, शीर्षों से डाली गई लंबाइयों का, सॉरी शीर्ष से विकर्ण पे जो लंबाई डाली है उसका योग। तो ये लिख देते हैं H1 + H2। अब ये कैसे हुआ, तो विकर्ण क्या है कि ये इस भुजा से हमने यहाँ पे एक ये विकर्ण खींच दिया और इससे ये खींच दिया, ठीक है। तो यहाँ से जो सामने वाली भुजा है उसको मिला देते हैं, तो वो अपना यहाँ पे विकर्ण हो गया, ठीक है। इधर ये विकर्ण है। अब यहाँ पे ये दोनों तो हमारे पास क्या है, विकर्ण है। लेकिन यहाँ पे जो है, अब मैंने क्या किया, शीर्ष से विकर्ण पे लंब डाल दिया। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर जो है ये मैंने बना दिया, तो इसको अपन H1 बोलेंगे। और यहाँ पे अगर मैं कोई लंब बनाऊंगी तो उसको H2 बोला है हमने, ठीक है। H1 है और ये वाली लंबाई H2 है, और ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगी, ठीक है। तो ये क्या है अपना, इस तरह से भी हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक है। अब परिमाप शब्द भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। अपने क्षेत्रफल देख लिया और आयतन देख लिया, परिमाप क्या है, तो परिमाप है अपने जो भाई, ये आपको मानो ये स्क्रीन जो दिख रही है, ठीक है, सामने जो स्क्रीन दिख रही है, तो इसमें आप यहाँ से एक पॉइंट पकड़ लो। मैं अब इस स्क्रीन को, आप ये मानो कि ये छोटी स्क्रीन है, ठीक है। अब आपको इसका परिमाप बताना है, तो आप क्या करेंगे, आप स्टार्ट करो इस पॉइंट से, ठीक है। इस पॉइंट से स्टार्ट करो और वापस यहीं आना है आपको। तो यहाँ से आपने ये लंबाई ले ली, फिर आप चले ऐसे, ये वाली लंबाई जोड़ लो उसमें, फिर ये वाली और ये। तो इसको मैंने नाम दे दिया ABCD। तो परिमाप क्या हो जाता है, चारों भुजाओं का योग, मतलब AB + BC + CD + DA। तो ये क्या है, यहाँ पे इसका परिमाप है। ऐसे ही त्रिभुज का पूछे तो AB + BC + CA। तो यहाँ पे इस तरह से अपन परिमाप निकाल सकते हैं कि जो है अपने जिस पॉइंट से अपन ने स्टार्ट किया वहीं से स्टार्ट होकर वापस वहीं तक आना है, ठीक है। तो ये परिमाप के बारे में बेसिक मैंने बता दिया आपको। अब आगे चलते हैं अपन, ठीक है। तो ये कुछ शेप हैं, इनके डायरेक्ट मैंने फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तो 1 सेकेंड, तो ओके। तो ये है अपना त्रिभुज मैंने बता ही दिया आपको, ये इस तरह का है। ये तो आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है क्योंकि ये इस तरह का जो सिंबल रहता है ना, इसका मतलब 90 डिग्री है। तो ये देख के समझना है कि 90 डिग्री है, तो ये समकोण त्रिभुज है। इसकी जगह मैं ऐसे बना दूँ सिंपल त्रिभुज, तो उसका भी अपन ऐसे ही निकाल सकते हैं। ये B का मतलब बेस है, मतलब आधार, और H का मतलब हाइट है, ऊंचाई। यहाँ पे ये वर्ग है। अब वर्ग क्या है, एक तरह का क्या है, चतुर्भुज ही तो है। तो ये चार भुजाएं हैं इसमें, ठीक है, चार भुजाएं हैं इसमें, और
चारों की चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर होती है। तो वर्ग देखने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो पहले अपन आयत को ही यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अब आयत की, रेक्टेंगल की। किसकी बात करते हैं, रेक्टेंगल की बात करते हैं। तो देखो आयत क्या है, आयत ये है, ठीक, ये आयत है। अब ये क्या है, चार भुजाओं से घिरी आकृति है, चार भुजाओं से घिरी आकृति है क्योंकि समांतर चतुर्भुज का ही पार्ट है। तो चार भुजा तो है इसमें, एक भुजा ये है, ए बी बोल देते हैं इसको, एक भुजा ये है बी सी, ठीक। तीसरी भुजा है अपने पास में ये सी डी, और ये है एक डी ए। अब यहाँ पे देखो कि ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई आपको बराबर सी लग रही है कि नहीं लग रही, लग रही है। तो यहाँ पे यही है कि आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये मैंने एल लिखा, तो ये भी क्या होगा, एल होगा। आपको दिया है चाहे नहीं दिया है, एक दिया है तो सामने वाली अपने को समझ जाना है कि वही है। यहाँ पे ये क्या है, चौड़ाई है इसकी, इसको बी से लिखते हैं। तो ये बी है तो ये सामने वाली इसके बी ही होगी। तो ये है इसका क्या है, शेप, ये है आयत अपने पास। और इसका प्रत्येक कोण क्या होता है अपने पास में, 90 डिग्री का होता है। तो ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो सारे कोण अगर आप जोड़ेंगे तो 90 90 90 कितने हो जाएंगे, 360 हो जाएंगे, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स जो है वो क्या हो गया अपने पास 360। तो ये बिल्कुल सही है। और ईच एंगल क्या हो गया, ईच एंगल हमारा जो है वो है 90 डिग्री यहाँ पर। तो प्रत्येक कोण समकोण है। आमने सामने की भुजा क्या है यहाँ पर, बराबर है। आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ठीक। तो ये दोनों बात इसमें आयत में समझनी है। आयत के क्या होते हैं, दो विकर्ण होते हैं। विकर्ण कैसे है भाई, ए से मिला दूँ सी को, ये एक विकर्ण है। दूसरा विकर्ण डी से मैंने बी मिला दिया, तो ये इसका दूसरा विकर्ण है। दो विकर्ण हैं, दोनों लंबाई में इक्वल होते हैं और दोनों एक दूसरे को यहाँ पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब एक बराबर शेप पार्ट में इनको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे विकर्ण भी क्या करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित। अब इस शब्द का ही मतलब क्या है कि समान दो भागों में डिवाइड करना, ठीक है, समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण को अपन डायगोनल भी बोलते हैं इंग्लिश में। अब हमें तो इसका क्या है भाई, ए बी सी डी जो शेप दिख रही है इसका एरिया चाहिए। क्या चाहिए, ए बी सी डी जो है अपने पास में आयत, इसका हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। तो क्षेत्रफल के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा आपको, तो क्षेत्रफल के लिए आपको ये जो लंबाई है आपके पास क्या है, ये लंबाई जो है ये है आपके पास, और ये क्या है, चौड़ाई। तो इन दोनों का अगर हम गुणा कर दें, क्या कर दें, लंबाई गुणा चौड़ाई हम कर दें, तो हमारे पास क्या आता है, आयत का क्षेत्रफल आ जाता है। क्या आता है, आयत का क्षेत्रफल आता है। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो ये आयत कितनी जगह घेर रहा है वो आपको ऐसे समझना है। अब जैसे कहीं मान लीजिए आप क्या है, कहीं पर प्लॉट देखने गए, ठीक है। तो प्लॉट देखने गए तो आपने वहाँ पे क्या पूछा कि भाई कितने बाई कितने का अपना प्लॉट है, क्या है ना, ऐसे तो पूछते हैं। तो वहाँ पे आपसे वही बताते हैं कि भाई आपका ये तो 25 फीट है और ये आपका क्या है 30 फीट है। तो आप फिर क्या करते हैं, उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 25 थी कितना हो गया आपका, 75 हो गया, और 750 फीट स्क्वायर, ठीक। तो ये इतना अपना क्या है, ये आपका जो है उसका एरिया हो गया। तो इस तरह से ही हम डेली लाइफ में इसको यूज़ करते हैं। तो ये आप सभी वैसे जानते होंगे, नहीं जानते तो ये आपको समझा दिया। चलो अब ये तो क्या बात हुई, हमने बात की किसकी, इसके क्षेत्रफल की। अब अगर बात करें किसकी, परिमाप की। तो परिमाप क्या बताया था मैंने कि कोई सा भी एक पॉइंट पकड़ लो, मानो यही ए पॉइंट ही पकड़ लेते हैं और यहाँ से चल के वापस यहीं आना है। तो ये चले हम, तो ये दूरी लिख लेती हूँ मैं एल। क्या है, ये एल है, लंबाई है, शॉर्ट में लिख लेते हैं। ये क्या है, बी, यहाँ जाएंगे ना अब, तो बी गए, फिर बी से वापस यहाँ एल, तो एल लिख दिया, फिर वापस आए तो ये बी, और यहाँ पहुँच गए अपन, तो ये पहुँच गए। तो इसी से अपना फॉर्मूला ये रेडी हो जाता है। अब एल और एल दो बार है तो ये 2L, बी और बी भी दो बार है तो ये 2B। अब दो यहाँ से बाहर ले लेते हैं तो L प्लस बी, तो 2 इंटू क्या करते हैं हम, लंबाई प्लस चौड़ाई, यही इसका परिमाप है। तो याद करने की टेंशन ही खत्म, ठीक, खत्म। अब विकर्ण, विकर्ण भी देख लो। तो विकर्ण के लिए क्या याद रखते हैं, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और उसका वर्गमूल, क्या करते हैं, उसका वर्गमूल ले लेते हैं। तो हमारे पास उसका क्या है, विकर्ण आ जाता है आयत का। तो ये आपको तीन फॉर्मूले हो गए अपने अभी तक, 1, 2 और 3। ये तीनों आयत में ध्यान रखने हैं। इसके अलावा जो अगर अपन क्या करें, एक त्रिभुज ले लें, ये वाला ले लेते हैं कोई सा भी, ये वाला ले लिया मानो अपन ने, यहाँ पे बना देती हूँ मैं। तो ए बी और डी, अब ए और बी बी डी में ये बी कोण तो कितना है 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री एंगल हो तो उसमें हमारे पास में एक
पाइथागोरस प्रमेय लगती है। और ये प्रमेय क्या कहती है, तो ये 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल है, सॉरी सामने वाली जो भुजा है, ये क्या है, कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है अपने पास, और ये जो है ये आधार होता है, यहाँ पे आधार कहलाती है, और ये जो बची ये लंब। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके होता है, आधार के स्क्वायर के प्लस लंब के स्क्वायर के। ठीक है, तो ये अभी आपके यहाँ तो आपको समझ नहीं आएगा, पर आगे जाके काम में आएगी ये बहुत ज़्यादा। तो ये 3-4 चीज़ें आपको याद होनी ही चाहिए। आप आयत के बारे में अच्छे से जान ले, क्योंकि एक शेप से वो दूसरी शेप में आपको यहाँ पे दे भी सकता है ये। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। अब सेम टू सेम जो है अपने को क्या करना है, वर्ग में करना है। क्या करना है, वर्ग में क्या करना है, देखो तो लो नेक्स्ट शेप अपन ने ले ली है क्या, वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में अपन स्क्वायर लिखते हैं भाई, तो ये लिख दिया है। अब देखो वर्ग क्या है, तो वर्ग भी एक क्या है भाई, एक तरह का चतुर्भुज ही था। ये आयत ही बन गया, वापस से रुकिए ये, अब ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या है, एक वर्ग है। अब वर्ग में देखो क्या करना है हमें, वर्ग में ये जो है A B C और D, यहाँ पे क्या होता है, चारों की चारों भुजाएं ही बराबर होती है। ये मैंने A लिख दिया तो ये भी A होगा। आमने सामने की क्या चारों ही भुजा बराबर होती है, जबकि आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा ही बराबर होती है। तो ये B गलत लिख दिया, यहाँ पे भी A आएगा। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पे करना चाहें क्या, तो वर्ग में डेफिनेशन क्या हुई, 4 भुजाओं से घिरी समतल बंधाकृति है। ठीक है, और प्रत्येक कोण इसका भी क्या होता है, 90 डिग्री ही होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। चारों भुजा आपस में बराबर होती है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो ये बराबर के लिए ऐसे एक अपन साइन लगा देते हैं कट का। आपने देखा होगा पहले जब आप 9th-10th में पढ़ते होंगे, तो आपने देखा होगा कि ऐसे सिंबल बना देते थे, तो उससे समझना रहता था कि ये और ये भुजा बराबर है, ये और ये बराबर है। अगर 2 लगा दिए तो ये आमने सामने की बराबर है, और यहाँ पे मैं B लिख देती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो अपन 1 ही लगाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में नहीं भी आए तो भी चलेगा। ये हो गया, वर्ग के विकर्ण हैं, वर्ग के ये दोनों, वैसे ही अपन ने ये विकर्ण बना दिए। अब ये विकर्ण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। अब यहाँ पे हम क्या है, इसके क्षेत्रफल को देखें अगर, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, जैसे हमने आयत का निकाला था कि लंबाई गुणा अपन चौड़ाई कर देते हैं। अब यहाँ पे लंबाई क्या है, लंबाई भी A है और चौड़ाई भी क्या है, B है। तो अब मैं यहाँ पे क्या रख दूँ, लंबाई की जगह भी A रख दूँ, इसकी जगह भी A रख दूँ, तो ये क्या आया, A स्क्वायर। और ये कभी कभी ऐसे भुजा स्क्वायर भी लिख देते हैं। ठीक है, और A है क्या अपने पास, भुजा ही तो है, ABBC और CD ये सभी क्या है, भुजा ही तो है अपने पास में। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने ये क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब ऐसे ही परिमाप पूछूं मैं आपसे वर्ग का, तो वर्ग का परिमाप पेरीमीटर जो है, ये अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप। ये यहाँ से स्टार्ट करो, तो A, फिर ये A, फिर से A और फिर A, तो A प्लस A प्लस A प्लस A, तो A को अपन ने 4 बार जोड़ दिया तो 4A, और ये भी क्या लिखा रहता है, 4 इंटू भुजा लिखा रहता है। तो ये हमारा दूसरा सूत्र हो गया परिमाप का। तीसरा पूछ ले आपसे कि इसका विकर्ण बताओ, तो विकर्ण हमने अभी अभी देखा क्या होता है, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। लंबाई भी A है और चौड़ाई भी A है, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट का 2A स्क्वायर। अब ये A स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, तो ये अंडर रूट 2A, इसको भी क्या लिखते हैं, अंडर रूट 2 गुणा भुजा लिखते हैं। तो अगर आयत के सूत्र याद है तो वर्ग के तो कोई प्रॉब्लम नहीं ही होने वाली है अब। ठीक है, अब क्या है दूसरा, यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ग के बाहर बने रास्ते का और वर्ग के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, तो वो भी आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, देखो ये वर्ग के अंदर का रास्ता है और ये वर्ग के बाहर हमें रास्ता बनाना है, तो उसके लिए उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारे पास में क्या, कि 4 इंटू D और x माइनस D। ये तो क्या है, अंदर के का, और बाहर वाले का 4D और x प्लस D, ये है। ठीक है, तो ये दोनों है। यहाँ पे D क्या है, तो ये अपने पास वर्ग है। ठीक है, ये वर्ग है, अंदर हमें रास्ता बनाना है, ये अंदर हमें रास्ता बनाने, यहाँ ये है अपना रास्ता। ठीक है, तो आपको क्या, और इसकी ही लंबाई क्या है, रास्ते की चौड़ाई क्या है, रास्ते की चौड़ाई अपने पास ये है D, क्या है D, और वर्ग की लंबाई क्या है, वर्ग की लंबाई है x। तो आपने क्या किया यहाँ से कि ये जो अगर हमें बनाना है तो ये x जो है पूरी लंबाई है, ये x, इसमें से हमने क्या करना पड़ेगा, ये जो D लंबाई है इसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे घटा दिया।
और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आ गया है किस रास्ते की जो ये है हमारे पास। देखो और डिटेल में यहाँ पे मैं बता देती हूँ ये कैसे आया कि बड़ा वाला जो अपने पास वर्ग है बाहर वाला, उसमें से अंदर वाले का अपन क्या कर देते हैं, ये एरिया माइनस कर देते हैं। तो बाहर वाले का तो क्या है, तो 4d², सॉरी 4d, और उसमें क्या अपन ऐड करेंगे x, और यहाँ पे उसमें से क्या घटा रहे हैं अपन, अंदर वाले की, तो अंदर वाले का हो जाएगा 4d²। यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे 4d कॉमन ले लिया बस, तो इस तरह से ये आ गया। और ऐसे ही अगर हमें बाहर की तरफ बनाना है रास्ता तो हम उसमें यहाँ पे प्लस कर देते हैं। ऐसे कि ऐसे ही हम जो है आयत में कर सकते हैं, आयत में भी सेम इसी तरह से हम चित्र बना सकते हैं। अब हम एक शेप और देखेंगे यहाँ पे, वो है वृत्त। वृत्त को अपन सर्किल कहते हैं। अब सर्किल और गोले में अंतर होता है, तो ये अभी अपन आगे देखेंगे, ठीक है। गोला जो है ठोस होता है और वृत्त जो है वो ठोस नहीं होता, सिंपल सा तो ये है। अब ये है, बना दिया मैंने एक सर्किल। अब सर्किल बना दिया है यहाँ पर। अब इसका यहाँ पे एक केंद्र है, तो ये डेफिनेशन होती है किसकी, वृत्त की, एक जो है, तो वृत्त क्या है कि जो उन बिंदुओं का क्या होता है, बिंदुपद होता है जो एक निश्चित बिंदु से क्या है, निश्चित दूरी पे होते हैं। तो ये एक निश्चित बिंदु से बहुत सारे बिंदु ऐसे चलते रहते हैं निश्चित दूरी पर, तो अपना क्या बन जाता है, वृत्त बन जाता है, ठीक है। तो निश्चित दूरी पे ये हमने वृत्त बना दिया है। अब इसका सेंटर मैंने यहाँ पे ले लिया है, तो ये सेंटर से यहाँ तक की, ये तो सेंटर क्या कहलाता है, सेंटर ही बोल रही हूँ, तो सेंटर जो है ये है सेंटर, केंद्र अपना, ठीक है। इसको अपन ओ से डिनोट करते हैं। और ये जो सेंटर से यहाँ तक की दूरी है, इसको अपन क्या कहते हैं, आर कहते हैं, क्या कहते हैं, आर त्रिज्या कहते हैं। और जो है यहाँ पे ये फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ पे अपन ने पेन रख के ये बनाया, तो ये तो केंद्र हो गया अपना। और वो निश्चित दूरी जो है जहाँ तक ये अपना गया है, ये इस तरह से, तो इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और तीसरी बात जो है, ये पूरे की पूरी जो है ये क्या है, इसकी परिधि है वृत्त की, ठीक है। और व्यास क्या है, तो ये पूरी जो सबसे लंबी क्या है, सबसे लंबी जो दूरी है वो क्या है, व्यास कहलाती है, ठीक है। तो ये है 3 चीज़ें अपने पास में। अब आगे देखें तो इसका भी क्या है अपने पास में, एरिया निकालने के लिए अपन को क्या है, तो ये केंद्र हो गया, ये परिधि हो गई, और ये अपनी त्रिज्या हो गई, ठीक है। और ये जो रेड कलर से आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या हो गया, इसका व्यास हो गया, डायमीटर। अब देखो वृत्त का अपने को क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपके पास में होता है πr²। अब पाई का मान आपको 22/7 दे तो 22/7 रखना है, 3.14 दे तो ये रखना है, क्वेश्चन में दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग रखें। और आर क्या है, यहाँ पे त्रिज्या है, आर की जगह कभी कभी ए दे दे, कुछ भी दे दे, तो वो आपको देख लेना है। अब आर जो है इसकी जगह अपन ये भी रखते हैं कि भाई ये तो पूरा जो है ये क्या है, रेड कलर वाला डी, स्मॉल डी। अब यहाँ पे स्मॉल डी मतलब डायमीटर है, व्यास है, क्या है, डायमीटर है, व्यास है। तो इसको ये जो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, दोनों के मिलने से ही तो क्या बना, ये डी बना। तो डी इक्वल टू होता है अपना 2r। अब अगर मैं r इक्वल टू लिखूँ तो d/2, और r इक्वल टू d/2 यहाँ पे रख दिया तो पाई इंटू d/2 का स्क्वायर। तो आपके पास अगर व्यास दिया है क्वेश्चन में तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाएं, त्रिज्या दी है तो क्षेत्रफल के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। जो क्वेश्चन में अवेलेबल हो उसके अकॉर्डिंग अपनी सुविधा के अनुसार वो हमें लगाना रहता है। अब परिधि की या फिर परिमाप की बात करें यहाँ पे, तो उसका अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये होता है इसका 2π × r, ठीक है। तो ये है हमारे पास में व्यास, हमने यहाँ पे लिख ही लिया। और ये जो है इसके भी सारे ऐसे 4 भाग में ये डिवाइड है, तो ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, ये 90, ये 90, तो सारे ही कितने होते हैं, मिलाकर के 360 डिग्री होता है, ठीक है। और एक 90 डिग्री को अपन क्या लिखते हैं भाई, π/2 भी लिखते हैं रेडियन में। तो ये थोड़ा सा है, इसकी वजह से यहाँ पे ये पाई और ये पाई इस तरह आता है, और 2 गुणा पाई अपन करते हैं तो ये 360 आ जाता है अपने पास। तो 360 तो ये पूरा चल रहे हैं, और आर यहाँ पे दूरी है, इसलिए ये परिमाप ऐसे अपने आता है, ठीक है। तो इतना डीपली भी जाने की आपको आवश्यकता नहीं है वैसे, तो ये अब मैंने आपको ब्रीफ में यहाँ पे बता दिया। अब हम चलते हैं हमारा जो सिलेबस है उसके शेप्स के ऊपर। तो थोड़ा सा मैं अब आपको घनाभ के बारे में बता देती हूँ, और ज़्यादा डिस्कस हम कल की क्लास में करेंगे। ये तो बेसिक ब्रीफ मैंने बता दिया कि भाई कैसे कैसे, थोड़ा सा अपने को बेसिक तो पता हो, उसके बाद तो हम आगे की बात करें। बेसिक ही पता नहीं है तो फिर हम चल रहे हैं आगे, तो फिर तो प्रॉब्लम ही होगी ना, गड्ढे में गिरेंगे ही। तो चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा किसके बारे में,
3D के बारे में। शेप्स मैंने आपको बता ही दिए। 3D जो है वो एक ठोस आकृति है जिसमें क्या होता है, ऊंचाई भी होती है, गहराई भी होती है। ठीक है, ऊंचाई गहराई इसमें होती है अपने पास में। और यहाँ पे हम कौन कौन सी आकृतियों को डिस्कस करते हैं 3D में। तो 3D में हम घनाभ है, घन है अपने पास में, बेलन है, शंकु है, गोला है और अर्धगोला भी है अपने पास में। इसके अलावा प्रिज्म और पिरामिड भी हमारे पास रहता है, लेकिन ये अपने सिलेबस में नहीं है तो इसको नहीं देखेंगे। ठीक है, ये सारा अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन घनाभ के बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं। आयतन मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, आयतन मतलब जो ठोस आकृति है उसके अंदर जगह को मापते हैं, उसको अपन आयतन कहते हैं। जैसे घन का आयतन देखेंगे, घनाभ का देखेंगे, ये सब आयतन देखेंगे। ठीक है, और आयतन की यूनिट क्या होती है ये ज़रूर देख लेते हैं एक बार, कि क्षेत्रफल की यूनिट और आयतन की यूनिट। यूनिट मतलब इकाई जो है, उससे ही आपको आइडिया लग जाएगा कि अपने को क्या पूछ रहा है, क्या पता है क्या नहीं है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की यूनिट तो हमेशा आपको मिलेगी किसमें, वर्ग इकाई में। किसमें, वर्ग इकाई में मिलेगी। और आयतन की मिलेगी घन इकाई में। अब यहाँ पे आपके पास में कुछ भी हो सकता है कि वर्ग मीटर लिख दे, मीटर में है तो मीटर आ जाएगा इसकी जगह, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। अब वर्ग और घन मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे मैंने लिख दिया मीटर स्क्वायर, या फिर लिख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर लिख दिया फीट स्क्वायर। तो ये ऐसे आया। अब ये क्यों आया, क्योंकि क्षेत्रफल में हम क्या कर रहे हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई कर रहे हैं। लंबाई भी मीटर में नापेंगे, इसको भी मीटर में, तो मीटर मीटर। और सेम नहीं दिया है मीटर मीटर तो सेम बनाना पड़ता है। ये नहीं कि 1 मीटर में है और 1 सेंटीमीटर में और आंसर निकालने रख रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ये देखना है, क्वेश्चन में अच्छे से चेक करना है कि जो अपने को माप दी है वो दोनों मीटर में है या फिर सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में है, जिसमें भी वो दे एक जैसी में रखनी है। फिर उसके बाद में आप लास्ट में भी चेंज कर सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और जैसे ऑप्शन दे रखे हैं वैसे पहले चेंज कर ले तो वो भी चलेगा। ठीक है, तो ये अपने पास इस तरह से मीटर स्क्वायर यहाँ पे आया है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, अब ऐसे ही आयतन में क्या होता है, आयतन में अपने पास लंबाई भी रहती है और चौड़ाई और गहराई भी आ जाती है यहाँ पे आयतन में। ठीक है, तो इसके लिए फिर ये 3 बार गुणा हो जाता है, इसीलिए इसको यहाँ पे घन लिखा है। घन मतलब क्यूब बताया है कई बार आपको, तो ये मीटर क्यूब हो गया। सेंटीमीटर होता तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाता अपने पास। ठीक है, तो बस इतना सही है। अब यहाँ पे आप क्षेत्रफल यहाँ पे निकालो, चाहे आप 2D में निकालो 3D में निकालो, ये वर्ग इकाई है तो वर्ग इकाई ही रहेगा। और आयतन का जो है वॉल्यूम का घन इकाई ही रहेगा। तो 3 घात है मतलब आयतन दिया है, 2 घात है तो फिर अपने को क्या दिया है, ये क्षेत्रफल दिया है। ये तो मैंने बता दिया क्योंकि आगे बहुत जगह काम आएगा ये हमारे। तो ये जो आपको आकृति दिख रही है ये है आपका घनाभ। क्या है ये आकृति आपकी, घनाभ क्यूबॉइड। ये एक 3D शेप है। क्या है ये, एक 3D शेप है। इसमें और क्या क्या होता है, तो इसमें देखते हैं भाई क्या क्या अपने पास में होता है। तो ये देखते हैं सबसे पहले, तो घनाभ में अपने पास में होता है क्या, कोर। क्या होते हैं, कोर होते हैं। इसके अलावा होते हैं किनारे। क्या होते हैं, कोर, किनारे। ठीक है, शीर्ष। ये बातें अपन को यहाँ पे करनी है। अब मैं इसकी थोड़ी सी लंबाई चौड़ाई भी लिख देती हूँ। ये तो क्या है, इसकी लंबाई है। क्या है, ये इसकी लंबाई है। ये जो दिख रही है आपको ये क्या है, इसकी चौड़ाई है। क्या है, ये है इसकी चौड़ाई। और ये आपको जो इसकी दिखाई पड़ रही है ये क्या है, ऊंचाई या गहराई। ठीक, ये है अपने पास में 3 चीज़ें यहाँ पर। ठीक है, 2D में हमारे पास सिर्फ लंबाई चौड़ाई रहती थी, यहाँ पे ऊंचाई भी आ गई है अपने पास में। अब अपन आगे देखते हैं। तो देखें यहाँ पे हमें देखने हैं कि इसके छोर कितने हैं, मतलब इसके पास तल कितने हैं, किनारे कितने हैं, शीर्ष कितने हैं और विकर्ण कितने हैं। तो देखो यहाँ पर हम जो है किनारे इसके अगर देखें, क्या है इसके किनारे अगर हम देखते हैं तो कितने किनारे हैं हमारे पास। देखो ये पॉइंट, एक तो ये पॉइंट है, एक ये है, एक ये पॉइंट है 3, ये 4, ये 5, ये 6 हो गए। फिर ये एक 7 है, ये एक 8 दिख रहे हैं। और 4 जो है वो पीछे की साइड है, वो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो सॉरी ओके, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, किनारों की। तो किनारे हमारे पास कितने हैं इसके, 12। हाँ ओके, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये जो दिख रहे हैं ये रेड कलर में, ये तो क्या है, इसके शीर्ष हैं। क्या है, ये तो शीर्ष हैं, किनारे नहीं है ये अभी। ठीक है, किनारे जो है उसको अपन क्या कहते हैं, और कोर कहते हैं उसको।
तो शीट्स लिख देती हूँ मैं यहाँ पे ABCDEF और GH, ये तो क्या है, इसके शीट्स हैं, वर्टेक्स हैं। अब कोर की बात करें तो कोर ये है, देखो कोर मैं यहाँ पे बना रही हूँ, देखो साथ साथ देखते जाओ। FA, एक तो FA है, फिर AB है, फिर BC आ जाएगी, फिर ये CD, ऐसे ही DE, देन ये आ जाएगी, फिर अपने पास में ये आ जाएगी, फिर अपने पास ये है। तो इस तरह से ये है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि कौन कौन से अपने पास कोर है, किनारे हैं, कितने होते हैं। तो ये होते हैं 12। कितने होते हैं, ये 12 होते हैं। तो ये है अपने पास FA, AB, BC, DC, CD के बाद में ED आ जाएगा अपने, ED के बाद में EF, FG, GB के बाद में आ जाएगा अपना AH। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा AH, GD, फिर अपना कौन सा बच्चा, ये EH, और एक कौन सा रह गया अब, तो GB हो गया अपना, GB भी हो गया है, HA भी हो गया, EH हो गया, देन अपना ये भी हो गया HC, ओके। तो ये हो गए अपने 12 कोर हो गए, 12 फेसेस, किनारे हो गए अपने पास में। अब विकर्ण कितने होते हैं, तो इसमें होते हैं अपने पास 4 विकर्ण। कितने होते हैं विकर्ण, 4 होते हैं। ये थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ में बता दिया मैंने आपको। और तल कितने होते हैं, तो तल 6 होते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं। तो सिर्फ आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। तो 2 फॉर्मूले, एक तो आपको क्षेत्रफल का याद रखना है। क्या याद रखना है, एक तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखोगे, दूसरा आपको याद रखना है किसका फॉर्मूला, इसके आयतन का। क्या याद रखना है, एक तो क्षेत्रफल का और एक आयतन का फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो ये हम देखें, अगर क्या देखें, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 2 गुणा L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L। क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है, क्षेत्रफल का, पृष्ठीय क्षेत्रफल का। और आयतन क्या होगा इसका, आयतन वॉल्यूम इसका होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब क्षेत्रफल की यूनिट भी अगर आपने अभी नहीं देखी तो देख लो। तो 2 गुणा, यहाँ पे लिखूँ मीटर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर, यहाँ भी मीटर इंटू मीटर, तो ये मैंने मीटर स्क्वायर, यहाँ भी मीटर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर। तो क्या आया आपके पास, 2 इंटू ये 3 मीटर स्क्वायर, गुणा कर दो इसको, तो 6 मीटर स्क्वायर। तो वर्ग में ही आया, ये वर्ग मीटर में आया कि नहीं आया, आया ना। तो क्षेत्रफल हम वर्ग मीटर में मापेंगे, ये एक बात समझने की है। और ये फॉर्मूला अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ये तो क्या है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये इसका, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का। अब अगर आपसे पूछे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ये है TSA, टोटल सरफेस एरिया। अब ये TSA और LSA CSA ये आपको बहुत परेशान करेगा आगे चल के। क्या करेगा, ये आपको बहुत परेशान करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसी से तो वो परेशान करके आपको क्वेश्चन में घुमाएगा। और उसके पास है क्या पूछने के लिए, एग्जामिनर के पास, तो वो इसी तरह के क्वेश्चन दे के आपको फंसाएगा। तो ये तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। कुल या संपूर्ण आ जाए, संपूर्ण टोटल आ जाए, तो ये आपको फॉर्मूला लगाना है। अब अगर वो क्या पूछ ले, वो पूछे आपसे आयतन को, चलो बाद में देख लेंगे, तो अभी अपन यही देखते हैं। अब आपसे दूसरा क्या पूछ सकता है वो, कि ये इस तरह से पार्श्वीय पृष्ठ, या फिर लिख दे वक्र पृष्ठ। ये शब्दों पे ध्यान दो, एक ही बात है ये सारी की सारी। या फिर लिख दे चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्या लिख दिया उसने, तीनों में से कुछ भी वो दे दे, घुमाने के लिए देगा, वो आपको जरूर देगा। डायरेक्ट ये नहीं देगा कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है। तो ये इनमें से कुछ भी दे दे, पार्श्वीय पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। सीधा सा क्या समझना है, ये शॉर्ट में अपन इसको CA से लिख देते हैं, कर्व सरफेस एरिया। क्या लिख देते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। ये है टोटल सरफेस एरिया। तो ये है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब चारों दीवारें जो हैं उनका अपनों का निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो अब जो कमरा है आपके सामने, उसमें आपके पास में क्या नहीं है, जो कमरा है उसमें आपको उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या आप उसकी जो छत है, छत और ज़मीन, उस पर थोड़ी पेंट कराएंगे, तो उस पर पेंट नहीं कराएंगे, तो फिर आपके पास में यहाँ पे से क्या हट जाएगा, क्या हट जाएगा यहाँ से। तो आप देखो यहाँ से अपने पास में क्या हट जाता है, तो ये हमारे पास में हट जाता है H इंटू L, ठीक है।
तो अपने पास जो बचता है वो लिख देती हूँ मैं, 2 इंटू LB प्लस BH, ये बचता है। अब मैं यहाँ पे B है, यहाँ पे भी B है, सॉरी, तो थोड़ा सा यहाँ पे जल्दबाजी में गड़बड़ हो गई थी। तो इसको अपन देखें तो यहाँ पे देखो ये नहीं आएगा अपने पास, क्या नहीं आएगा, लंबाई प्लस ये चौड़ाई नहीं आएगा। मैंने ये वाला जल्दबाजी में बता दिया, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो यहाँ पे देखो हमारे पास में जो आपका कमरा है, ठीक है, कमरा है, कमरे की चारों दीवारों का ही तो निकाल रहे हैं क्षेत्रफल। तो कमरे की चारों दीवार में देखो जो भी आपके पास में कमरे का फर्श है जिस पे आप बैठे हो, तो वो किससे मिलके बना है, लंबाई से और चौड़ाई से, ठीक है। और जो आपकी छत है, जो छत है कमरे की, वो भी लंबाई से और चौड़ाई से मिलके ही बनी है। तो लंबाई और चौड़ाई को अपन क्या है यहाँ से घटा देंगे, उसका पेंट अपन को नहीं कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हटाएंगे अपन, लंबाई प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई वाला पार्ट हटा देंगे, ठीक है। तो ये जो बचा है ये लिखेंगे। तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया, इसको हटा देते हैं, ये गलत है भाई, ठीक है। तो 2 इंटू BH प्लस HL लिखा। यहाँ से अब कॉमन क्या आएगा, ये H और H, ये H बाहर ले लिया तो B प्लस L बन गया। अब B प्लस L को आगे लिखो पीछे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऐसे भी आता है, 2 इंटू ऊँचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये फॉर्मूला याद करने में कोई दिक्कत हुई नहीं हुई, क्योंकि हमने समझ के याद किया है। एक डायरेक्ट रट्टा मारना फॉर्मूले का, एक थोड़ा सा समझ के रट्टा मारना, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। ये है हमारे पास, कुछ भी दे दे ये अच्छे से याद रखना है कि भाई ये अपने पार्श्वीय पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, कमरे की चारों दीवार का क्षेत्रफल दे तो हमें ये वाला फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए, ठीक है। और डायरेक्ट दे कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है किसका, घनाभ का, तो हमें ये वाला आना चाहिए, ठीक है। दोनों हमने जो है सूत्र यहाँ पे देख लिए हैं। यूनिट हमने देख ही लिए भाई किसकी, इसकी यूनिट हमने देख ली कि वर्ग यूनिट होती है, वर्ग इकाई होती है। यहाँ पे मीटर है तो मीटर लिख देना, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख देना, जो भी दिया हो वो यहाँ पे चिपका देना, ठीक है। तो ये वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल की क्या होती है, अपने यूनिट होती है, ये भी हमने देख लिया। इसके बाद में हम जो है एक फॉर्मूला और देखें यहाँ पर कि घनाभ का विकर्ण, ये भी बहुत काम आएगा। घनाभ का विकर्ण, विकर्ण होते कितने, वैसे 4 होते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछ लिया आपसे कोई सा भी विकर्ण, तो आपको यहाँ पे जैसे हम आयत में कर रहे थे ना, वैसे ही लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का भी स्क्वायर, और उसका वर्ग करके जोड़ने पे और फिर उसका वर्गमूल लेना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये आपको काम करना है यहाँ पर, ओके। तो ये हो गया अपना विकर्ण का सूत्र। अब हम देखें आगे, तो आयतन का सूत्र मैंने बता ही दिया आपको, घनाभ के आयतन का। आयतन का कैसे है, वॉल्यूम का L इंटू बी इंटू एच, क्या है, L इंटू बी इंटू एच, ये है। आयतन की यूनिट क्या है, यूनिट भी बता दी थी, ये है घन यूनिट, क्या है, घन यूनिट, या फिर ऐसे लिख लो सेंटीमीटर क्यूब, ध्यान रह जाएगा आपको, सेंटीमीटर की जगह जो भी दिया रहे वो आप लिख लेना। अब अगर आयतन दिया है, ये तो लंबाई चौड़ाई गहराई दी, तो अपन ये फॉर्मूला लगा लेंगे। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, ये नहीं देता आपको, वो देखना चाहता है कि आपने कितना डीपली पढ़ा है, तो वो आपको देगा क्या, आयतन ही, सॉरी क्षेत्रफल ही दे देगा। किसका दे देगा, लंबाई और चौड़ाई से जो बनेगा टॉप, उस छोर का दे देगा क्षेत्रफल, दूसरे का दे देगा चौड़ाई और ऊंचाई वाले का, क्या क्या देगा वो, मतलब ये वाला क्षेत्रफल दे देगा, एक ये वाला भी दे देगा, तीसरा ये वाला, मतलब A1 दे देगा, A2 दे देगा, A3 दे देगा, और फिर पूछेगा कि आप अब आयतन बताइए हमें। तो आप क्या करोगे, फिर वहाँ पे लंबाई चौड़ाई तो है ही नहीं आपके पास, डायरेक्ट ही वो दे दिया इसने, तो सीधा सा कुछ नहीं करना, जो भी आपको ये A1 A2 A3 दिया है ना, तीनों को गुणा कर दो और फिर उसका वर्गमूल ले लो, बस यही करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख के डालना नहीं है बिल्कुल भी। अब मैं 2-4 क्वेश्चन आपको इसके करवा देती हूँ। तो ये तो फॉर्मूले थे जो आपको समझने थे और इस तरह से करने थे। अब हम आगे देखें, तो आगे हमें बात जो करनी है वो डिस्कस अब कर लेते हैं, जिससे हम थोड़ा थोड़ा डेली सीखते रहेंगे, तो अपना काम चलता रहेगा, ठीक है। और ब्रेक लग जाता है तो फिर आप भी गाड़ी में ब्रेक लगा देते हैं, आप खुद बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ये 4-5 फॉर्मूले जो बताए हैं वो अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में लिख देती हूँ आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 1 से पहले बेसिक जो है, ये भी थोड़ा सा आपको मात्रक वगैरह यूनिट के बारे में भी पता हो, तभी तो आगे फिर क्वेश्चन में हमें काम में आएगा, ठीक है। तो पहला तो ये है कि भाई अपने पास में हो क्या, 1 लीटर हमें दिया है, ठीक है। 1 लीटर जो है, 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ठीक है। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और डेसीमीटर में पूछे तो 1000 डेसीमीटर क्यूब, क्या है, 1000 डेसीमीटर क्यूब। दूसरा 1 मीटर जो है,
1 मीटर जो है क्यूब ये किसके बराबर होता है? तो ये होगा अपने पास में 1000 लीटर के। किसके? 1000 लीटर के बराबर होगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ये होगा अपने 1 ml के बराबर, मिलीलीटर के बराबर। 1 हेक्टेयर है अपने पास, तो 1 हेक्टेयर किसके बराबर हो जाएगा? 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर। ये कुछ मात्रक हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा भी कुछ हैं तो वो भी लिख देती हूँ। ये देखो 1 सेंटीमीटर जो है इसमें 10 मिलीमीटर होते हैं। कितने? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। कितने? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 1 डेसीमीटर में, डेसीमीटर को डीएम लिख देती हूँ, तो ये है 10 सेंटीमीटर। और 1 मीटर में कितने? तो 10 डेसीमीटर। ये हो गया। इसके बाद में थोड़ा सा जगह कम है तो यहीं लिख देते हैं 1 किलोमीटर में आपको पता होगा कितना? 1000 जो है मीटर। कितना? 1000 मीटर है। और ये है लास्ट अपना 1 हेक्टेयर हमने यहाँ लिख ही लिया है, 10,000 वर्ग मीटर हो गया है, मीटर स्क्वायर मतलब। और एक रहता है अपना 1 आर भी आ जाए कभी कभी, तो ये है 100 वर्ग मीटर स्क्वायर। वर्ग मीटर लिख दिया तो स्क्वायर की ज़रूरत नहीं है। वर्ग मीटर नहीं लिख रहे तो मीटर स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, ठीक है। अब क्षेत्रफल के लिए देखो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे वर्ग मीटर लिखा है वो सारी क्षेत्रफल के लिए काम में आती है। जैसे वर्ग मीटर है तो ये क्षेत्रफल के लिए है। यहाँ पे देखो ये वर्ग मीटर है तो ये भी हेक्टेयर जो है छपन क्षेत्रफल एरिया के लिए ही काम में लेते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा देखना है। ये है अपना आयतन के लिए आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे भी क्यूब है, ये भी आयतन, ये भी आयतन है। तो ये इस तरह से समझना है। और ये सब क्या है? दूरी के लिए है। तो ये बेसिक सा फंडा है जो आपको ध्यान में होना चाहिए। तो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया है। अब सारी चीज़ें आपको समझाने के बाद में हम क्वेश्चन करते हैं। 2-4 क्वेश्चन यहाँ पे बाकी के नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो किसी घनाभ के परिमाण में ये दिया है क्रमशः, ये दे दी अपने 3 भुजा। 3 भुजा दी है तो ये तो लंबाई है भाई, ये चौड़ाई है, और ये अपने पास ये अपन ने मान ली। आयतन पूछा है एक, तो एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकर्ण पूछ लिया। तो ए में हमें वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको क्लिक होना चाहिए भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो तीनों की वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी नहीं करना। तो 5 6 30 और 30 × 10 तो 300। और क्या आएगा यहाँ पे? सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। ये अच्छे से आना चाहिए। पहले का हो गया। दूसरा टोटल सरफेस एरिया, तो TSA का मतलब क्या है? 2 × LB + BH + HL। तो यहाँ पे गुणा करते चलो, 5 6 30, ठीक है, 30 लिख लो। 6 × 10 60 हो गया, और 10 × 5 तो ये 50 हो गया। अब इनको जोड़ दो तो ये कितना हो गया? 50 और 50 100, और 10 110, 110 और 30 140, और 140 14 दूनी 28, 140 का डबल ये हो गया, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा क्या पूछा है? विकर्ण। तो विकर्ण के लिए फॉर्मूला है L² + B² + H²। तो यहाँ पे तीनों का वर्ग करके अपन जोड़ देंगे, तो 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा? 25 + 36 + 100। तो अब इनको जोड़ो फटाफट से, क्या होगा अपने पास में? तो इनको जोड़ने पे अपने क्या आ जाएगा? देखो 25 और 36 कितना होता है? 25 और 36, और उसमें 100 जोड़ना है। तो 25 और 25 तो अपने कितने हो गए? 50 हो गए। अब 50 हो गए, और उसके बाद में अपने कितना बच गया? कितना बच गया? 11 बच गया। 50 में अपन ने 11 जोड़ना है तो 61 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 100 जोड़ देंगे तो 161। तो कितना आ जाएगा अपने पास? 25 + 36 + 100 जोड़ने पे 161 आएगा। और इसका वर्गमूल अब आपको जो है करना आना चाहिए। नहीं आता है तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो देखो ये हम कर रहे थे, 161 हमारा आया था। अब इसका अंडर रूट अगर नहीं ध्यान है तो ऑप्शन देख के भी आप थोड़ा सा कर सकते हो, क्योंकि आपको याद है कि 12 का वर्ग क्या होता है? 12 का वर्ग होता है 144, और 13 का होता है 169। तो ये 161 इनके बीच में है, तो 12 से तो क्या होगा? ज़्यादा ही होगा। तो 12 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आने वाली है, 12.5 की समथिंग अपन इसको मान सकते हैं। और एग्जैक्ट ऑप्शन में जो आपको दिया रहे उसके अकॉर्डिंग हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास। अब ये विकर्ण की जो मात्रक है वो सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि ये जो स्क्वायर था वो सब इससे कैंसिल हो जाता है। तो ये वैसे दूरी ही है, सॉरी, तो ये दूरी है इसलिए ये सेंटीमीटर में ही होगी अपने पास। तो ये है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया ये। अब ये तो डायरेक्ट आपको वैल्यू रखनी थी और फॉर्मूले में, तो वैसे क्वेश्चन था। अब ये इस तरह क्वेश्चन नहीं आते, थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः दे दी 12 और 9 और 8। तो लंबाई दे दी है 12 मीटर, चौड़ाई दे दी अपने को कितनी? 9 मीटर, और ये दे दी ऊंचाई अपने को 8 मीटर,
ठीक। तो ये तीनों दे दी। उसमें रखी जा सकने वाली छड़ का अधिकतम लंबाई अपने को बतानी है। क्या है भाई, कमरे में रखी जाने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई हमें बतानी है। तो वो कैसे हम बताएंगे, ये है थोड़ा सा। ठीक, तो इसमें यह है कि अगर हमें क्या है, जो भी कोई घन है, घनाभ आकृति है, तो घन और घनाभ दोनों में ही ये लागू होगा। ठीक है, घन आगे पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी से सीख लो। तो घन और घनाभ मतलब जो है यहाँ पे, या फिर कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी, सबसे लंबी, क्या है, सबसे बड़ी या सबसे लंबी, जो भी क्या रख दी उन्होंने, सबसे लंबी, कुछ भी रखने को बोल सकता है। यहाँ पे छड़ बोला है ना, ठीक है, तो सबसे लंबी क्या है, छड़ बोल दी, या फिर सबसे लंबे बांस की लंबाई। ठीक है, वो क्या होगी, तो कमरे के फर्श से एक कोने से ठीक उसके सामने की छत के कोने तक की लंबाई होती है। क्या होती है, जैसे भाई ये है, वापस से अपन एक घन बना ही लेते हैं ना, क्यों परेशान हो रहे हैं। ठीक, अपने पास सुविधा है तो बना लेते हैं, ये बना लिया। अब इसमें क्या है कि सबसे लंबी जो अपने क्या होगा, कैसे हम इसको रख सकते हैं कोने में, तो ये है इसका एक विकर्ण। तो विकर्ण जो है यही सबसे लंबाई में हम इसमें रख सकते हैं। तो इस कोने से मैंने इस कोने तक ये रख दिया, सामने की छत है ये, उसके एक कोने से इसको मिला दिया, तो ये लंबाई जो है यही सबसे ज़्यादा क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इसको ही तो अपन क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। तो विकर्ण ना देकर इन्होंने डायरेक्ट ये दे दिया, भाई अधिकतम लंबाई ज्ञात करो जो अपन ऐसे छड़ रख सकते हैं। तो इसका मतलब ये लैंग्वेज जब देगा तो उसका मतलब विकर्ण फाइंड करना है। और विकर्ण का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, क्या जानते हो, L² + B² + H²। तो यहाँ पे वैल्यू रखो, क्या है, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर तो हो जाएगा 144 प्लस 81 प्लस 64, ये है हमारे पास में। ठीक है, तो अब क्या करना है, सबको जोड़ना है, और सबको जोड़ के फिर उसका क्या करना है, हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तब जाके हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो जोड़िए फटाफट से, 4 और 1 ये 5, 5 और 4 ये 9 लिख लिया। ठीक है, 6 और 8 ये कितने हो गए अपने पास में, 6 और 6 12, और 4 ये 12 और 2 14, 14 और 4 ये 18, और 2 सॉरी 1 कैरी, तो 1 कैरी ये 1 और 1 2। ठीक है, तो 289 आया। 289 किसका वर्गमूल है, वर्गमूल याद नहीं तो वर्ग तो याद है, वर्ग तो याद है ना, कैसे याद है, याद करवाए थे पहली क्लास में इसलिए याद है। तो ये क्या है भाई, 17 का वर्ग है, तो ये स्क्वायर से ये कैंसिल होता है, कई बार बताया है। तो 17 जो है ये सेंटीमीटर इसकी अधिकतम लंबाई है। तो इस तरह के क्वेश्चन आगे वो आपसे पूछा जाएगा। ठीक, अब ये देखो, ये क्वेश्चन है, एक घनाभाकार कमरे की आंतरिक विमाएँ दे दी। क्या दे दी, आंतरिक विमाएँ, तो ये L है, ये B है, ये H है। ठीक है, अब अपने इस कमरे की चारों दीवारों पर क्या करानी है, सफ़ेदी करानी है, पेंट कराना है। भाई सफ़ेदी मतलब पेंट कराना है। अब सफ़ेदी मतलब कोई सा भी कलर कराए, वो सफ़ेदी लिख दिया इन्होंने, तो सफ़ेदी पेंट कराना चाहता है। और जो क्या है भाई, उसको 0.5 कितना है, 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सफ़ेदी का खर्च बताना है। उसे बताइए कि यदि वह छत पर भी सफ़ेदी करवाएगा तो कितना वृद्धि होगी। अब यहाँ तक दे देता तब तो क्वेश्चन ईजी हो जाता। कैसे ईजी हो जाता, क्योंकि आप कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल मतलब पुताई वाला जो है फॉर्मूला वो जानते हैं। क्या है भाई वो फॉर्मूला, अभी खूब बताया है चिल्ला चिल्ला के कि क्या है, उसमें से LB घटा देते हैं। किस में से, जब हम पूरे जो ये अपने पास है इसमें से अगर LB हटा दे तो फॉर्मूला बचता है BH + L, और H जो बाहर ले लेते हैं तो 2H × L + B बचता है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दोगे तो ये तो आपको याद आ जाएगा। तो आप रख दो यहाँ पे, H की वैल्यू 4 है, L की वैल्यू 12 है और 8 है। तो 12 और 8 ये मैंने 20 लिख दिया डायरेक्ट। तो 20 × ये 8 अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 160। ठीक, तो 160 अपने पास में ये मीटर स्क्वायर। ये तो क्या आ गया, कमरे की चारों दीवार पर पेंट कराने का खर्चा आ गया। अब ये क्या कह रहा है, कितने रुपए, तो 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो इसको गुणा भी किससे करना पड़ेगा, 5 से, तब जाके तो क्या है अपना कमरे की दीवार पे पेंट कराने का खर्चा आ जाएगा। तो 16 × 5 = 80, और ये 1 0 ऐसे ही चिपका दी। तो 800 रुपये आ गया आपके कमरे की चारों दीवारों पर पेंट कराने का खर्चा। ठीक है, ये तो एरिया आया, ये आपने 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर से गुणा किया, तो ये अपना क्या आ गया, खर्चा पूरा आ गया है। ठीक है, लेकिन आगे इसने क्या कह दिया, उसे बताओ कि यदि वो छत पर भी पेंट कराएगा। अब आजकल अपन छत पे भी तो पेंट करवाते ही हैं। ये थोड़ी कि अपने ऊपर छत कच्ची है, चादर की है, मतलब वो है कच्ची है, तो ऐसा नहीं है। तो अगर हमें छत पे भी पेंट कराना है तो फिर कितनी वृद्धि होगी। तो छत के लिए अब क्या करना पड़ेगा आपको, छत के लिए अलग से आप क्या करो, ये भाषा ही तो फंसाएगी। तो छत में आपको बताया कि छत में लंबाई होगी और ये चौड़ाई होगी, तो लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर दो। तो लंबाई चौड़ाई गुणा कर दो, लंबाई है 12 और ये है 8, तो आपके पास छत का क्षेत्रफल आया कि नहीं आया,
तो आया कि नहीं आया ये बताओ। तो 12 8 कितना होगा, 96 हो जाएगा। अब 96 तो है ही। अब कितने रुपए ले रहा है भाई वो, प्रति वर्ग मीटर के कितने ले रहा है, प्रति वर्ग के ले रहा है 5 रुपये। तो इसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये 96 इंटू 5 फटाफट से नहीं होता, तो आप ऐसे तो कर सकते हो, 96 को 9, 90 प्लस 6 लिख लो। अब ये तो जानते हो 9 पंजे 45 और 6 पंजे 30, तो इसको तो माइंड में कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। तो ये कितना हो गया, 480 हो गया अपने पास में, ठीक है। तो 480 रुपये ये अपने किसके आ गए भाई, केवल छत के आ गए। किसके, ओनली छत पर पेंट कराने का खर्चा क्या आया, ये आया नहीं 480 रुपये। अब वो क्या कह रहा है कि उसको बताओ कि कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो ये 800 रुपये है और ये 480, तो इसमें जोड़ दो, बस वृद्धि करनी है, ठीक है। तो 480 रुपये यहाँ पे अपना किसका हो जाएगा, 1280 रुपये हो जाएंगे उसके बढ़ के, ठीक है। पहले तो वो सिर्फ क्या कहे भाई चारों दीवारों का ही करवा रहा था, लेकिन अब उसके सोचा कि अब छत भी अच्छी नहीं लगेगी ऐसे बिना पेंट के, तो चलो छत का भी अपन पेंट करवा ही लेते हैं। थोड़ा बजट बढ़ाया, तो उसने पूछा जो पेंट करने आया उससे, पेंटर से कि भाई कितना खर्चा हो जाएगा। तो उसने फटाफट से कैलकुलेट कर दिया कि भाई ये 12 है और ये 8 है, तो 12 छिंड में गुणा 5, तो फटाफट से उन्होंने 480 और 480 को इन्होंने कैलकुलेट कर दिया 1280। तो आपने देखा होगा कि आपसे भी जल्दी वो कैलकुलेट करके आपको बता देते हैं कि भाई ये है हमारा घर, इतने बाई इतने का घर है, इसमें इतने कमरे हमें पेंट कराने हैं। तो फटाफट से विदिन 2-3 सेकेंड वो आपको बता देते हैं कि इतने रुपये का खर्चा आएगा, और आप उसको नहीं कर पाते कैलकुलेट। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में अपने होती है, ये आपको बार बार परेशान करती रहती है। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, सीखते रहना है, और थोड़ा सा एन्जॉयमेंट के साथ सीखें। ये नहीं कि बिल्कुल सिर पे बहुत सारा बोझ रख के और टेंशन लेके पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने दिमाग से बर्डन को कम करें और तब जाके सीखें, तो आराम से क्वेश्चन आपसे होंगे। अब ऐसे ही क्वेश्चन वो पूछेगा, डायरेक्ट लल्लू टाइप के क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा आपसे कि वैल्यू दे दी और आप बस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो और आप आंसर निकाल दो। जैसा कि मैंने क्वेश्चन 1 कराया था, वो तो एक थोड़ा सा अपना वार्म अप लेवल का क्वेश्चन था, वैसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ठीक है, जो 2 नंबर का क्वेश्चन है ऐसा, बाकी अपना ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक लास्ट फॉर्मूला और मैं आपको बता देती हूँ, ताकि कल की क्लास में आपको किसी भी तरह की समस्या ना आए, और आज की क्लास को बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। तो तभी जा कर के आपका क्लास लेने का फ़ायदा होगा, और मेरा आपको पढ़ाना जो है, समझाना, ये सार्थक होगा। अन्यथा कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते तो फिर आप किसी को दोष देने का भी क्या नहीं रखते, राइट नहीं रखते कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। आपका सिलेक्शन, आपने मेहनत नहीं की, चीज़ों को गिव अप किया, इसलिए नहीं हुआ। और दूसरा बच्चा जो था वो धीरे धीरे ही सही पर मेहनत कर रहा था, तो इसलिए उसका सिलेक्शन हुआ, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। वस्तुओं की संख्या अगर हमें निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, टोटल आयतन में एक वस्तु का, एक क्वांटिटी के आयतन का डिवाइड कर देते हैं। माना एक अपन लिख लेते हैं भाई, अपने पास ईंट है, कोई ईंट है अपने पास में घर में, ब्रिक तो आपने देखी होगी, तो वो भी एक क्या है, घनाभ की शेप में ही होती है। तो उसका भी अपने मान लीजिए ये दे दिया, आकार दे दिया कितना, 20 बाई 10 बाई 7.5 सेंटीमीटर की एक अपने पास ईंट है, और हमें बनानी है दीवार बनानी है हमें। दीवार जो है ये बनानी है 20 मीटर इंटू 0.75 मीटर। दीवार बनाने के लिए कितनी ईंट हमें चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे घर का कोई काम चल रहा है, ठीक है, आपकी जॉब लगेगी, आप अपना घर बनाएंगे, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पे ये सब चीज़ें तो आनी चाहिए ना, तब जाके तो आप कैलकुलेट करोगे। आपका कोई मतलब सामान वाला फ़ायदा उठा रहा है, नुकसान करा रहा है, आपको पता नहीं होगा, तो फिर ऐसे ही पैसे लुटाते रहो, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। तो बेसिक आपको आना चाहिए। तो ईंट का आकार आपको ये दे दिया, और ये आपको दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटें चाहिए होगी ये बताना है, ठीक है। तो कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, मतलब कितनी ट्रॉली जो है उसमें ईंट आएंगी, वो सब आपको देखना है। अब एक ट्रॉली में कितनी आती है, तो ट्रॉली की साइज़ वगैरह पे भी निर्भर करता है, तो ये सब बात है। अब ये फॉर्मूला जो है ना, इसमें रखेंगे अपन वैल्यू, और कुछ भी नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ईंटों की संख्या के लिए कुल आयतन तो ये ईंट का, और एक ईंट का तो ये है ना अपने पास में एक ईंट का, और यहाँ पे देखो ये है 2 मीटर है, 2 मीटर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक ईंट के आयतन को तो नीचे रखना है, डायरेक्ट ही दिया है इन्होंने गुणा करके ही, तो L इंटू बी इंटू एच, यही तो होता है हमारा वॉल्यूम, तो डायरेक्ट ही दे दिया, तो अपने को कुछ नहीं करना, सिर्फ ये 20 इंटू 10 इंटू 7.5। लेकिन थोड़ा सा अलर्ट, यहाँ पे सेंटीमीटर, ओके। लेकिन यहाँ घपला कर दिया इन्होंने, मीटर, तो किसी भी एक को चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, मीटर को सेंटीमीटर में बदल देते हैं। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे भाई, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते जाएंगे। तो 20 गुणा में 100 कर दिया हमने। दूसरा है 2,
इसको भी गुणा में अपनों 100 करना पड़ेगा। और तीसरी है 0.75, इसके भी गुणा में 100 करना पड़ेगा। ठीक है, अब काटापीटी कर लेते हैं थोड़ी सी। तो 20 से 20 कट गया, ये 10 से ये एक बार मतलब 10 बार हो जाएगा कट। और यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास में, ये 0.75 है ना, तो 0.75, तो ये अपन पॉइंट हटाते हैं तो ये 100 नीचे आ गया है। और ये पॉइंट हटाया तो एक 10 से गुणा ऊपर कर दिया, ये 100 से 100 भी ख़त्म। अब क्या बचा अपना यहाँ पे देखो, तो ये है अपना 25 थी 75 और 25 चौकू 100। ठीक है, और क्या है अपना, ये 75 बचा है, डायरेक्टली 75 से 75 ही कट कर देना ना, तो ये 75 से 75 ही कट हो गया। अब 2 है और 0 कितनी है, 1 है, 2, 3 और 4, तो 2 लिखा, 1, 2, 3, 4 0 ख़त्म। तो बस ये इतना क्या है, आपको यहाँ पे इतनी ईंटों की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। इतनी ईंट आपको चाहिए, इतनी लंबाई की जो है दीवार बनाने के लिए। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। जब आपको ये फॉर्मूला ध्यान होगा तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। तो टोटल में क्या है, एक चीज़ का एक क्वांटिटी जो है उसके आयतन का भाग देना है बस। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समअप करते हैं। क्लास आई होप आपको पसंद आई होगी, और क्लास रेगुलर रहेगी, सुबह नहीं तो शाम को होगी, शाम नहीं तो सुबह होगी, लेकिन क्लास रेगुलर होगी। आपको भी रेगुलर रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ना तो क्लास को आप शेयर कर रहे हो, ना क्लास को लाइक करते हो, और ना ही आप हाइप करते हो। पता नहीं आपको इन सब करने में क्या है, आपका पैसा लगता है, क्या लगता है, आप पता नहीं क्यों नहीं करता है, आपके जो भी प्रॉब्लम है पता नहीं है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए। आप मोटिवेट करेंगे तभी जाके थोड़ा सा रेगुलर रहने में मज़ा आता है। पढ़ाऊंगी तो मैं आपको पूरा ही लगभग 50% तो अपन ने कर ही लिया है, बाकी का भी मैं करवाऊंगी। लेकिन अगर आप ये सब काम करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, इसके कोई पैसे नहीं लगते, ना मेरे पास इसके पैसे आते हैं। आप शेयर करेंगे तो भी कोई वो नहीं है, लाइक करेंगे तो भी नहीं है। आपने क्लास देख ली तो उससे ज़रूर, हाँ अगर आप देखते रहेंगे तो थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन अभी तक तो कोई अपने पास में इनकम का कोई ऐसा हुआ नहीं है कि अपने पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं। ठीक है, सिर्फ मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पे ये सब काम कर रही हूँ, अपने टाइम में से निकाल के, बिजी शेड्यूल में से। फिर भी आपको इसकी अभी वैल्यू नहीं है तो कोई बात नहीं है, मेरा काम है सिखाना। आपको सीखना है ना सीखना है वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, तो मैं इसके लिए ज़्यादा आपसे नहीं कहूँगी। ठीक है, आपका मन करता है कि भाई अच्छी चीज़ है तो हम दूसरों तक पहुँचाएँ, तो छोटे प्लेटफॉर्म जो हैं वो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, आप उस पर ट्रस्ट करते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छे से करते हैं। प्लेटफॉर्म ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो फिर आपके ट्रस्ट की उनको ज़रूरत नहीं रहती, ऑलरेडी उनके पास में बहुत सारे जो है स्टूडेंट हैं, तो कोई तो पढ़ेगा ही। तो वहाँ पे भी आप देखना कि अगर किसी के 10 मिलियन सब्सक्राइबर है तो वहाँ पे भी 50,000 से लेके और 50,000 से 1 मिलियन तक ही लोग जो हैं वही क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं। ठीक है, यूँ नहीं कि 10 मिलियन है तो 10 मिलियन ही देखेंगे, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, सब जगह ही बहुत कम है। बस वो उनका कंटेंट अच्छा था और उन्होंने शुरू में अपना ट्रस्ट बिल्डअप कर लिया, और अब वो थोड़ा बहुत ही पढ़ा रहे हैं तो उनका काम चल रहा है। लेकिन जो छोटे प्लेटफॉर्म है वो आपको ज़ीरो से समझाएंगे और ज़ीरो से आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। ये बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, और आपको कोई भी गलत सलाह नहीं देने की ही कोशिश करते हैं। ठीक है, उनको जितना पता है उतना वो बताते हैं। अब वो सही है गलत है उनके अनुसार, वो जितना उनको पता है भाई उतना बताएंगे। और कोशिश सबकी यही रहती है कि भाई किसी को गलत डायरेक्शन में ना बताया जाए, जो अच्छे प्लेटफॉर्म है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि सभी यूट्यूब पे जो है सभी अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, पर जो भी आगे बढ़ना चाहता है तो वो यही काम करता है। ठीक है, आप भी अगर किसी को पढ़ाएंगे, चाहे आप मान लीजिए स्कूल में ही पढ़ाते हैं, तो आप भी ये नहीं है कि डायरेक्ट 11 12 आपको दे देते हैं। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो फिर आपको जो है भाई, आप कितनी ही MSc BEd करके बैठे हों, आपको वो पहले 10th तक का ही देंगे। 10th से नीचे का भी दे देते हैं किसी किसी स्कूल में, तो 6 to 8 ही देते हैं कि भाई आप कैसे पढ़ाते हैं, क्या करते हैं। तो वो देखेंगे, पहले ऑब्जर्व करेंगे, तब जाके भाई उनको ठीक लगेगा आपका काम, तभी वो आपको फिर 10th तक देंगे, देन आपको 11 12 देंगे। नहीं तो ये नहीं है कि भाई आप गोल्ड मेडलिस्ट है तो आ जाओ आप डायरेक्ट 11 12 को पढ़ा दो। कोई भी स्कूल वाला जो है वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि पहली बात तो उनको सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी। दूसरा जो है उनको पता नहीं है कि भाई आप कैसा पढ़ाते हैं, आपके कम्युनिकेशन का तरीका कैसा है, आप कैसे टीचिंग मेथड लगाते हैं, और उसका नॉलेज आपको है भी या नहीं है। तो वो सब वो देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, बच्चों का रिजल्ट देखेंगे, तब जाके आपको बड़ी क्लास देंगे, तब जाके जो है आपको सक्सेस मिलती है। तो देखो कोई सा भी काम हो, थोड़ा सा मेहनत तो सब में ही लगती है। यहाँ पे क्लास रिकॉर्ड करना भी आसान नहीं है। जैसा मैंने कल आपको बताया भी था कि कल मैंने आपकी क्लास 4 से 5 बार रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी दिन में, लेकिन कुछ ना कुछ काम आ जाने के कारण बार बार आपकी क्लास रोकनी पड़ी। कभी 5 मिनट की रिकॉर्ड हो गई, कभी 7 मिनट की, फिर उसमें कुछ ना कुछ कोई बोल देता है, कुछ कर देता है, तो फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होके ऐसे पूरा 1 घंटा वेस्ट हो गया। 1 घंटे में तो आपकी क्लास रिकॉर्ड ही हो जाती। मैंने सोचा चलो अब रिकॉर्ड कर लेते, फिर कोई बुला ऐसे, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। और एक बंद कमरे में बैठ के आपको पढ़ाना, ठीक है, वो भी बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। सामने कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये स्क्रीन है, उसके सामने लगातार बोलना है, लगातार आपको समझाना है,
तब जाके वही कि हाँ सामने भी कोई ऑडियंस है जो हमें सुनना चाहती है, समझना चाहती है, उसके लिए इतना सा प्रयास किया जाता है। और वापस आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा आपका प्यार सपोर्ट मिलता रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो, यही मेरी तो आपसे क्या है दुआएं हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में। उम्मीद है इतना बोलने के बाद आप में से 2-4 लोग तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शायद शेयर करेंगे। फिर भी नहीं करते हैं तो पता नहीं, फिर आप तो कैसे ही पत्थर से ही बने शायद ठीक है। तो जैसी भी आपकी इच्छा है, हमें तो मंजूर है। आगे चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।